Welcome students to this new video which is relating to the cloning vectors in the chapter biotechnology processes and principles and processes। बच्चों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये क्लोनिंग संवाहक से रिलेटेड है। क्लोनिंग संवाहक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हालांकि मैं पहले आपको बता चुका था। असल में हम जो एक विजातीय डीएनए जिसे कि हम प्रविष्ट कराना चाहते हैं परपोषी कोशिका में, ये एक विजातीय डीएनए है या काइमेरिक डीएनए इसको इंग्लिश में कहते हैं, या फॉरेन डीएनए भी इसको कह सकते हैं। इसको हमने एक परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराना है या होस्ट सेल में इसको प्रविष्ट कराना है। लेकिन हम इस विजातीय डीएनए को डायरेक्टली होस्ट सेल या परपोषी कोशिका में प्रविष्ट नहीं करा सकते हैं। इसके लिए हमें एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है और उस मीडिएटर को हम कहते हैं क्लोनिंग संवाहक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। इस विजातीय डीएनए को पहले इस क्लोनिंग वेक्टर से हम चिपका देते हैं। क्लोनिंग वेक्टर से इसे यहाँ पर चिपका दिया जाएगा और उसके लिए पुनर्योगस डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। तो पुनर्योगस डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा हम इस विजातीय डीएनए को इस क्लोनिंग संवाहक से जोड़ देंगे। अब ये क्लोनिंग संवाहक अब इसके बाद प्रविष्ट कराया जाएगा परपोषी कोशिका के अंदर। इस तरह से ये परपोषी कोशिका के अंदर आ जाएगा ये क्लोनिंग संवाहक, और ये परपोषी कोशिका के अंदर अब ये विजातीय डीएनए इस क्लोनिंग संवाहक के द्वारा प्रवेश करा दिया जाएगा। अब इसके पश्चात ये परपोषी कोशिका फिर अगर डिवाइड होती है, जैसे कि हर कोशिका डिवाइड होती है, तो इसी तरह से ये परपोषी कोशिका भी डिवाइड होगी। परपोषी कोशिका डिवाइड होगी तो उसके साथ साथ उसके अंदर जो क्लोनिंग संवाहक है वो भी डिवाइड हो जाएगा और उसके अंदर का जो ये विजातीय डीएनए है वो भी डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है ये डीएनए की क्लोनिंग करेंगे। हमारे पास एक डीएनए था, एक के हमें दो डीएनए मिल गए, दो के चार, चार के आठ, इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसके साथ साथ ये क्लोनिंग संवाहक स्वयं में भी अपने आप रिप्लिकेट करता चला जाएगा और हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में ये विजातीय डीएनए हो जाएगा। अब इसका मैं एप्लीकेशंस कैसे आपको समझाऊं। सपोज ये विजातीय डीएनए इंसुलिन की जीन है और हमें इंसुलिन की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि इंसुलिन जो है मधुमेह रोग को क्योर करती है। तो अगर हम जो है इंसुलिन की जीन को प्राप्त करें, उसको जो है क्लोनिंग संवाहक से जोड़ दें, क्लोनिंग संवाहक को फिर परपोषी कोशिका में प्रविष्ट करा दें और परपोषी कोशिका में इस तरह से डीएनए की क्लोनिंग को हम जो है एनकरेज करें, तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास इंसुलिन की जीन आ सकती है। हम जो है बहुत बड़ी मात्रा में इंसुलिन के जीन का उत्पादन कर सकते हैं और यही जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, यही जो है बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में किया जाता है कि जो हमारी डिज़ायरेबल जीन है या डिज़ायरेबल डीएनए है उसको जो है थाउजेंड्स और इन लैक्स और इन मिलियंस हम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में फिर उससे हम इसका उत्पाद जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका उत्पाद ये इंसुलिन है तो इंसुलिन जो है हमें बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरह से क्लोनिंग संवाहक आवश्यक होता है। क्लोनिंग संवाहक एक मीडिएटर का कार्य करता है विजातीय डीएनए और परपोषी कोशिका के मध्य, और विजातीय डीएनए को ये परपोषी कोशिका के अंदर प्रविष्ट कराने में मदद करता है। तो ये क्लोनिंग संवाहक अगर हम इनको परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे। चलिए इसको परिभाषित करते हैं वैज्ञानिक शब्दों के द्वारा। क्लोनिंग संवाहक ऐसे डीएनए अणु होते हैं जो विजातीय डीएनए को स्वयं में जोड़कर उसका परपोषी कोशिका में
स्थानांतरण कर डीएनए क्लोनिंग में सहायता प्रदान करते हैं। ये इसको हम जो है सरल शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहें कि डीएनए ये क्लोनिंग संवाहक ऐसे डीएनए अणु होते हैं जो विजातीय डीएनए को स्वयं में जोड़कर उसका परपोषी कोशिका में स्थानांतरण कर डीएनए क्लोनिंग में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये हमने इसको समझ भी लिया है और इसको परिभाषित भी कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्लोनिंग संवाहक होते हैं इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द होस्ट सेल या परपोषी कोशिका के आधार पर हम जो है जनरली प्लाज्मिड को 3 रूपों में देख सकते हैं। एक जनरली हम जो है संवाहक को क्लोनिंग संवाहक को 3 रूपों में देख सकते हैं। एक है जीवाणु कोशिका, के परपोषी होने पर, परपोषी के रूप में होने पर, अगर जीवाणु कोशिका को हम परपोषी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो क्लोनिंग संवाहक होता है वो जनरली होता है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर परपोषी कोशिका एक पादप कोशिका है तब क्या होगा, पादप कोशिका के परपोषी के रूप में होने पर अगर पादप कोशिका को हम परपोषी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। जो राइजोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नाम के जीवाणु द्वारा प्राप्त होता है। राइजोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो गॉल डिजीज़ क्रिएट करता है, कैंसर की बीमारी प्रमोट करता है पादप कोशिका में, पादपों में, तो उसमें जो है हमें टीआई प्लाज्मिड की आवश्यकता पड़ती है जो कि पाया जाता है राइजोबैक्टर ट्यूमीफेसियंस में। इसके पश्चात अगर जंतु कोशिका को हम जो है परपोषी कोशिका के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं तो फिर हमें किसकी आवश्यकता होगी क्लोनिंग संवाहक के रूप में, जंतु कोशिका के परपोषी कोशिका के रूप में होने पर हमें रिट्रोवायरस की आवश्यकता होती है। रिट्रोवायरसेस को अगर हम जो है क्लोनिंग संवाहक के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो वो फिर जंतु कोशिका में विजातीय डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये क्लोनिंग संवाहक होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ होस्ट सेल या परपोषी कोशिका कौन सी है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाते हैं। जीवाणु कोशिका को परपोषी कोशिका रूप में मान रहे हैं तो प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। पादप कोशिका अगर परपोषी कोशिका के रूप में है तो टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। जंतु कोशिका अगर परपोषी कोशिका के रूप में है तो रिट्रोवायरसेस का क्लोनिंग संवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें सबसे अधिक जो यूज़ किया जाता है क्लोनिंग संवाहक के रूप में बायोटेक्नोलॉजी में वो यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड का सबसे अधिक यूज़ किया जाता है क्लोनिंग संवाहक के रूप में, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो अधिकतर हमें आवश्यकता पड़ती है उत्पादों की वो परपोषी कोशिका के रूप में जीवाणु कोशिका को हम इस्तेमाल में लाते हैं। इसीलिए हम जो है क्लोनिंग संवाहक के रूप में सबसे अधिक प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। इसलिए मुख्यतः जो है क्लोनिंग संवाहक के रूप में हम सामान्य अर्थ के रूप में प्लाज्मिड को ही मानते हैं। तो चलिए अब प्लाज्मिड के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, कैसे इसको क्लोनिंग संवाहक के रूप में हम इस्तेमाल में लाते हैं। प्लाज्मिड पहले तो हम देखें कि है क्या। प्रत्येक जीवाणु कोशिका में आप जानते हैं जीवाणु अलग अलग आकृति के होते हैं। कोकस होता है, बेसिलस होता है, विब्रियो होता है, अलग अलग आकृति के। यहाँ पे बेसिलस जीवाणु अगर मैं बनाऊं, सपोज ये ई कोलाई जीवाणु है। ई कोलाई जीवाणु का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में। इस चेरचे कोलाई इसको कहते हैं। ये जीवाणु कोशिका है ई कोलाई की। ई कोलाई की जीवाणु कोशिका को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक मुख्य गुणसूत्र या डीएनए होता है जो कि आनुवांशिक अणु के रूप में कार्य करता है।
यानी इसके हेरिडिटी कैरेक्टर्स को दूसरी कोशिका में पहुंचाता है। इस मेन क्रोमोसोमल डीएनए या आनुवांशिक अणु के रूप में जो डीएनए है यहाँ पर, इसको गुणसूत्रीय डीएनए भी हम कह सकते हैं। गुणसूत्रीय डीएनए, गुणसूत्रीय डीएनए, हालांकि एक गुणसूत्र सत्य गुणसूत्र तो नहीं पाया जाता जीवाणु कोशिका में, लेकिन इसको माना जा सकता है कि एक हद तक गुणसूत्रीय डीएनए के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं एक हद तक। लेकिन इस गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त जो है यहाँ पर इसके कोशिका द्रव्य में एक और डीएनए का वलय पाया जाता है, डीएनए का एक छल्ला पाया जाता है, जो कि स्वतंत्र रूप से अपनी हेरिडिटी को निर्धारित करता है। और इस छल्ले को, इस डीएनए के छल्ले को हम कहते हैं प्लाज्मिड, PLASMID। यानी कि प्लाज्मिड को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे हम जो इसको परिभाषित करेंगे, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त उपस्थित वह डीएनए वलय जो स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है, वह सामान्यतः प्रतिरोधी जीन युक्त होता है। प्लाज्मिड कहलाता है। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त, ये गुणसूत्रीय डीएनए, इसके अतिरिक्त उपस्थित वह डीएनए वलय जो स्वतंत्र रूप से, यानी ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है, इसकी जेनेटिक्स इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र रूप से जो प्रतिकृतिकरण में सक्षम होता है, यानी ये इंडिपेंडेंटली जो है रिप्लिकेट करता है। इसको जो है इस गुणसूत्रीय डीएनए से ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति यहाँ पे कर सकता है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि एक कोशिका में एक ही प्लाज्मिड हो, एक कोशिका में एक प्लाज्मिड रिप्लिकेट होकर दूसरा प्लाज्मिड भी बना सकता है, फिर तीसरा भी बन सकता है। जनरली ये पाया गया है कि ई कोलाई की कोशिका में कभी कभी तो सैकड़ों की संख्या में जो है प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो ये प्रतिकृतिकरण करते रहते हैं और अपनी संख्या को ही बढ़ाते रहते हैं, और इसमें सामान्यतः जो है प्रतिरोधी जीन पाई जाती है। तो जीवाणु के अंदर जो एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस होती है, या अन्य किसी तत्व के प्रति जो प्रतिरक्षी, जो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस डेवलप होता है या प्रतिरोधी क्षमता जो इसके अंदर डेवलप होती है, वो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट इन दिस प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड तो प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधी जीन के लिए जो है पाए जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है हम किसके रूप में कर रहे हैं, क्लोनिंग संवाहक के रूप में कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल जो है प्लाज्मिड बनाए हैं क्लोनिंग संवाहक के रूप में कार्य करने के लिए। अब उनमें से एक जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग संवाहक प्लाज्मिड के रूप में जो वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और इसका नाम है PBr332। PBr332 नाम का जो एक प्लाज्मिड है, जो कि बहुतायत में यूज़ किया जाता है क्लोनिंग संवाहक के रूप में, उसका ये चित्र मैंने बना रखा है। ये डीएनए के वलय के रूप में है, और इसकी अलग अलग ये बिंदु हैं, अलग अलग इसके पॉइंट हैं, जिस पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी क्लोनिंग संवाहक होगा या कोई भी प्लाज्मिड अगर हम क्लोनिंग संवाहक के रूप में इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो उसके क्या अनिवार्यता होती है, उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। चलिए उस पर हम जो है चर्चा करते हैं। प्लाज्मिड या क्लोनिंग संवाहक की विशेषताएं, क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या होनी चाहिए उसके अंदर। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर नहीं होंगी तो हम उसको क्लोनिंग संवाहक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहला जो उसका कैरेक्टर होना चाहिए वो है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। एक बहुत महत्वपूर्ण गुण जो एक क्लोनिंग संवाहक या प्लाज्मिड के अंदर होना चाहिए
वो होना चाहिए उसके अंदर प्रतिकृति यानी कि उत्पत्ति का एक बिंदु होना चाहिए जहाँ से वो अपनी प्रतिकृतिकरण या रिप्लिकेशन कर सके, यानी जहाँ से वो जो है एक के दो प्लाज्मिड बन सके। यहाँ पर जो ये ORI नाम का जो पॉइंट है, ये ORI नाम का पॉइंट ही इस क्षेत्र को डिनोट कर रहा है जहाँ से ये प्रतिकृतिकरण की शुरुआत होती है यानी उत्पत्ति होती है। तो ये ORI नाम का जो पॉइंट होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे DNA के अनुक्रम होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस होते हैं जो कि यहाँ पर प्रतिकृतिकरण की शुरुआत करते हैं, ओरिजिन करते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ORI शॉर्ट में लिखा जाता है। अब इसका महत्व क्या है, अगर जो है हम किसी परिपोषी कोशिका के अंदर जो है इस प्लाज्मिड को जिसके अंदर ये विजातीय DNA ये प्रविष्ट करा रहे हैं, तो इसकी अगर रिप्लिकेशन होनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है एक के दो प्लाज्मिड बन जाएंगे इस परिपोषी कोशिका के अंदर। वो तभी बनेंगे जब इस प्लाज्मिड के अंदर ये पॉइंट होगा ORI का पॉइंट, तभी ये रिप्लिकेट करेगा परिपोषी कोशिका के अंदर। तो हमारे पास फिर इसके रिप्लिकेट करने से विजातीय जो DNA है, जो हमारा इंटरेस्ट वाला DNA है, उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी, बड़ी मात्रा में हमको इंसुलिन या जो भी डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति वाला पॉइंट उस प्लाज्मिड में हो या उस क्लोनिंग संवाहक में स्थित हो, नहीं तो वो प्रतिकृतिकरण करने में सक्षम नहीं होगा। दूसरा जो उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए वो है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग स्थल क्या है? क्लोनिंग स्थल वे पॉइंट होते हैं किसी भी क्लोनिंग संवाहक के अंदर जहाँ से जो है, जहाँ पर कोई भी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है वो कार्य करता है। यहाँ पर आप जो ये लिखे हुए दिख रहे हैं ये पॉइंट डिनोट कर रहे हैं, ये सारे क्लोनिंग स्थल है। जैसे कि ये क्लोनिंग स्थल यहाँ पर लिखा है मैंने, EcoR1 का है। ये क्लोनिंग स्थल जो है CLA फर्स्ट नाम के प्रतिबंधन एंजाइम का है, ये प्रतिबंधन एंजाइम के नाम है। हिंड से थर्ड का क्लोनिंग स्थल ये है। BAMH फर्स्ट नाम का जो प्रतिबंधन एंजाइम है उसका क्लोनिंग स्थल यहाँ पर है। सेल फर्स्ट का ये है, PVU सेकंड का ये है, PST फर्स्ट का ये है, PVU फर्स्ट का ये है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसका मतलब वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर कटिंग करेंगे। जैसे सेल फर्स्ट यहाँ पर कटिंग करेगा, BAMH फर्स्ट यहाँ पर कटिंग करेगा, हिंड सेकंड यहाँ पर, क्ले फर्स्ट यहाँ पर, EcoR1 यहाँ पर, PVU फर्स्ट यहाँ पर, PST फर्स्ट यहाँ पर कटिंग करेगा, यानी यहाँ पे फास्फोडाइस्टर के जो बॉन्ड हैं DNA के इस प्लाज्मिड में उनको तोड़ेगा और यहाँ पर हम जो है DNA को जो है प्रविष्ट करा सकते हैं, जो विजातीय DNA जिसे हम इसके बीच में घुसा रहे हैं। तो ये क्लोनिंग स्थल जो है इतने ज़्यादा क्यों है? ताकि जो है हम किसी भी प्रकार के विजातीय DNA को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके, इसके अंदर प्रविष्ट करा सके। हो सकता है कोई विजातीय DNA इस क्लोनिंग स्थल को चुने, कोई विजातीय DNA इस क्लोनिंग स्थल को चुने। वो डिपेंड करेगा कि वो विजातीय DNA क्या है और किस क्लोनिंग स्थल को वो पहचानता है। तो ये जो क्लोनिंग स्थल है, इसमें एक चीज़ और जो है जानने वाली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि क्लोनिंग स्थल जो है जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहचानता है वो ही जो है उस विजातीय DNA के अंदर भी होता है, इसीलिए दोनों यहाँ पे चिपक पाते हैं और पुनर्योगज DNA यहाँ पर बन पाता है। तो क्लोनिंग स्थल जो है डिपेंड करता है कि हम किस क्लोनिंग स्थल का चयन कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा विजातीय DNA हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। हालांकि इसमें आप देखिए कितने क्लोनिंग स्थल हैं PBR 332 में 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर जो है क्लोनिंग स्थल है। तीसरा जो है यहाँ पर जो इसकी विशेषता है वो है वर्ण योग चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर्स। वर्ण योग चिन्हक यहाँ पर आपको दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक है AMPR, एक है TET-R। अब AMPR का मतलब क्या है? AMPR का मतलब है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट या एम्पिसिलिन प्रतिरोधी। TET-R का क्या मतलब है? TET-R का मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। अब ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पदार्थ है और टेट्रासाइक्लिन भी एक प्रतिजैविक पदार्थ है। यहाँ पर जो ये रेड कलर का TET-R वाला जो सेगमेंट है,
ये दिखा रहा है कि यहाँ पर डीएनए का वो अनुक्रम है इस हिस्से पे जो कि टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी है, अर्थात इस सेगमेंट की वजह से इस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन नाम की दवाई का या प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एम्पिसिलिन वाला रेसिस्टेंट हिस्सा है AMPR, और इसका मतलब यह है कि इस हिस्से की प्रेजेंस की वजह से इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन नाम के प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर इनकी आवश्यकता क्या है, वर्ण योग्य चिन्हक इनको हम क्यों कहते हैं, यानी वर्ण यानी सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इनकी इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि अगर हमने जो है यहाँ पर टेट आर वाले हिस्से में जो क्लोनिंग स्थल हैं ये दो, इन दोनों में से एक किसी क्लोनिंग स्थल का उपयोग किया और यहाँ पर हमने कोई विजातीय डीएनए प्रविष्ट करा दिया और यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए अगर बन गया तो फिर ये टेट आर वाला जो हिस्सा है ये टूट जाएगा। टेट आर वाले हिस्से के टूट जाने की वजह से या डिस्टर्ब हो जाने की वजह से इसका जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। टेट्रासाइक्लिन के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी और अब इसकी प्रतिरोधक क्षमता केवल AMPR के प्रति रहेगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो ये है कि हम इसमें हमने विजातीय डीएनए तो जोड़ दिया पुनर्योगज टेक्निक की सहायता से, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक की सहायता से, लेकिन अब इस प्लाज्मिड को हमें जो है प्रविष्ट कराना है परपोषी कोशिका में। परपोषी कोशिका में अगर हम प्रविष्ट कराएंगे तो सपोज जो है इस प्लाज्मिड को हमने परपोषी कोशिका में प्रविष्ट करा दिया जिसमें कि हमने विजातीय डीएनए जोड़ दिया है। ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये परपोषी कोशिका के अंदर जो है हमने विजातीय डीएनए के साथ इसको प्रविष्ट करा दिया। विजातीय डीएनए को मैं यहाँ पर रेड कलर से बता रहा हूँ। अब इसमें जो है समस्या ये आती है कि इसमें ऐसा प्लाज्मिड भी होगा जिसमें विजातीय डीएनए वाला अणु इनकॉर्पोरेटेड है और ऐसा प्लाज्मिड भी इसमें हो सकता है परपोषी कोशिका में जिसमें कि ये डीएनए नहीं है, ये विजातीय डीएनए जिसमें जुड़ा हुआ नहीं है, जो सामान्य प्रकार का प्लाज्मिड है। अब इसको हम जो है पहचानेंगे कैसे भाई, हमने ये सब प्लाज्मिड को पहचानना है। इस प्लाज्मिड को हम पहचानेंगे कैसे, तो इस प्लाज्मिड को हम जो है ऐसे माध्यम में उगाएंगे जैसे मैंने बताया था कि ये प्लाज्मिड हमने जो है इसके अंदर जो ये टेट्रासाइक्लिन वाला जो प्रतिरोधी हिस्सा है यहाँ पर हमने जो है ये विजातीय डीएनए जोड़ा, तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाला इसका जो प्रभाव है वो तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाले में हमने जो है पुनर्योगज डीएनए बना दिया है। अब इसकी रेसिस्टेंस रहेगी केवल एम्पिसिलिन में। तो हम जो है इस परपोषी कोशिका को एम्पिसिलिन वाली प्रतिरोधक पोषक माध्यम में कल्चर करेंगे, यानी हमने इस परपोषी कोशिका को ऐसे माध्यम में ग्रो किया, ऐसे माध्यम में इसको वृद्धि करनी दी जिसमें कि एम्पिसिलिन हमने डाला हुआ है। अब एम्पिसिलिन हमने यहाँ पे डाला हुआ है तो एम्पिसिलिन के प्रति जिसकी प्रतिरोधक क्षमता है वो ही प्लाज्मिड यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा और ये वाला प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या ऐसी परपोषी कोशिका जिसमें कि जो है ये एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन नहीं है, वो परपोषी कोशिका यहाँ पर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर विजातीय डीएनए युक्त जो प्लाज्मिड है और वो जो परपोषी कोशिका है उसकी हम पहचान यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर वर्ण योग्य चिन्ह की आवश्यकता होती है। और सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसको मैं बता सकता हूँ ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में हमने सपोज जो टेट आर वाला जो हिस्सा है उस टेट आर वाले हिस्से में हमने जो है पुनर्योगज तकनीक के द्वारा एक विजातीय डीएनए ये रेड कलर का प्रविष्ट करा दिया है। दूसरा हिस्सा ये इसका AMPR वाला है, यानी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी हिस्सा है, वो बरकरार है, यथावत है, यानी अभी भी कार्य कर रहा है। अब इस परपोषी कोशिका को हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण के द्वारा, रूपांतरण की क्रिया होती है जिसके द्वारा जीवाणु में एक नेकेड डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट हो जाता है। ये जीवाणु कोशिका है ई कोलाई की। इस जीवाणु कोशिका के अंदर जो है इस प्लाज्मिड को जिसके अंदर ये विजातीय डीएनए हम प्रविष्ट कराएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा।
तो ये इसके अंदर चला गया, ये परपोषी कोशिका जो जीवाणु की है इसके अंदर चला गया। यहाँ पर ये विजातीय डीएनए है। अब इसका जो टेट आर वाला हिस्सा है ये तो ख़राब हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है पुनर्युगज डीएनए बना दिया है। इसका जो अब हिस्सा जो कार्य करेगा रेसिस्टेंस के पर्पज़ में वो है AMPR वाला। तो AMPR वाला हिस्सा तो इसका काम कर रहा है, ये AMPR वाला हिस्सा है। अब इस कोशिका को हम पाल पोस रहे हैं एक ऐसे माध्यम में जिस माध्यम में हमने क्या डाल रखा है, एम्पिसिलिन डाला हुआ है। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही परपोषी कोशिका हो, दूसरी जीवाणु कोशिका भी यहाँ पर आ सकती है। सपोज ये वाली जीवाणु कोशिका यहाँ पर आ गई, लेकिन इस जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड तो है लेकिन उसके अंदर AMP रेसिस्टेंट जीन नहीं है। तो चूंकि इस दूसरी इकोलाई कोशिका के अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन नहीं है तो ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एम्पिसिलिन की वजह से ये इसके लिए विष का कार्य करेगा ये एम्पिसिलिन, और ये परपोषी कोशिका यहाँ पे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर बची रहेगी केवल AMP रेसिस्टेंट वाला ये प्लाज्मिड और ये परपोषी कोशिका, और आसानी से हम इसको फिर पहचान लेंगे। तो ये वर्ण योगी चिन्हक यानी पहचानने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए चिन्हक यहाँ पर ये रेसिस्टेंट जीन के रूप में, प्रतिजैविक जो रेसिस्टेंट जीन है उनके रूप में ये वर्ण योग चिन्हक एक पीस प्लाज्मिड में लगाए जाते हैं, ताकि जब सिलेक्शन किया जाए तो आसानी से इनका पहचान हम कर सकें। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी प्लाज्मिड में ये 3 जो इसकी विशेषताएं हैं वो होनी बहुत आवश्यक होती हैं, जिनके द्वारा हम आसानी से DNA क्लोनिंग की प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये ROP वाला जो हिस्सा रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ROP का अर्थ है रिप्लिकेशन ओरिजिन प्रोटीन्स। यहाँ पर ऐसी प्रोटीन होती हैं, यहाँ पर ऐसी जीन होती है जो कि रिप्लिकेशन ओरिजिन के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करती है। यानी ROP वाला हिस्सा जो है ORI के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ROP के हिस्से के द्वारा ऐसी जीन बनती हैं जो कि ऐसी प्रोटीन बनाती हैं जो ORI को प्रारंभ करने के लिए या प्रतिकृतिकरण को शुरू करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि PBR 332 किस तरह से कार्य करता है और इसके जो विभिन्न भाग होते हैं उनका क्या महत्व होता है। आप अपनी किताबों में अध्ययन जारी रखें ताकि आप और भी विस्तृत इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकें। So if you have liked this video today relating to cloning vectors, please like and subscribe it, and best of luck for your studies. Have a nice day.